So today we will start new chapter, that is chapter number 13, direct and inverse proportion. What is direct and inverse proportion? Direct proportion, two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase और डिक्रीज टुगेदर. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर दो क्वांटिटी है कोई भी एक्स और वाई, वो आपको तभी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी जब दोनों क्या हों, एक साथ इंक्रीज करें या दोनों एक साथ डिक्रीज करें. ठीक है, अगर ए क्वांटिटी है कोई, वो इंक्रीज हो रही तो उसके साथ साथ बी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी. अगर ए क्वांटिटी डिक्रीज हो रही तो उसके साथ साथ बी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी. मीन्स क्या है, साइमल्टेनियसली दोनों इंक्रीज होगी और साइमल्टेनियसली दोनों डिक्रीज होगी. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ़ योर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इंक्रीजेज देन योर परसेंटेज ऑल्सो इंक्रीज. ये क्या एग्जाम्पल है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का? जैसे आपके मार्क्स सब्जेक्ट में बढ़ेंगे, हर ईच सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ेंगे, वैसे ही आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज होगी. ठीक है, आपके जैसे अभी इंग्लिश में 50 हैं, मैथ्स में 50 हैं, साइंस में 60 हैं, ठीक है, हिंदी में आपके 70 हैं और सोशल साइंस में आपकी 70. तो आपकी परसेंटेज अभी कम होगी. जैसे आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे, आपकी परसेंटेज भी क्या होगी, इंक्रीज. तो ये एग्जांपल किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. इफ़ योर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इंक्रीजेज देन योर परसेंटेज ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है, आपके क्या मार्क्स बढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के, तो वैसे ही आपके साथ क्या बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ रही है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ होमवर्क टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. आपको जैसे कि ज़्यादा काम मिलता है, होमवर्क मिलता है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में. ठीक है, तो जब ज़्यादा काम मिल रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है. लेस ऑफ होमवर्क टेक्स लेस ऑफ टाइम. कम होमवर्क मिल रहा है तो आपको कम टाइम लगता है उसे करने में. ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल डायरेक्ट के. यहाँ पे अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी क्या इंक्रीज़ हो रही है. यहाँ पर अगर होमवर्क इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे आपका टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है. यहाँ पे अगर होमवर्क डिक्रीज़ हो रहा है तो आपका टाइम भी डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के. Now the second definition is inverse proportion. Two quantities x and y are said to be in inverse proportion if one quantity increases then other quantity decreases and vice versa. ठीक है, क्या बोला, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर दो क्वांटिटी है कोई x और y, उनको हम तभी इनवर्स प्रोपोर्शन में बोलेंगे अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज. अगर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही तो पहली क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज, और वाइस वर्सा. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1. ठीक, ये इन्वर्स का है. डायरेक्ट का होता है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2. इन्वर्स का होता है x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, व्हेन यू वॉक फास्ट देन इट टेक्स लेस टाइम टू रीच योर डेस्टिनेशन. एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हम अगर तेज़ चलते हैं तो हमें कितना कम टाइम लगता है अपने किसी भी जगह पहुँचने में. ठीक है, और अगर हम हल्के चलेंगे, थोड़ा स्लो चलेंगे, तो हमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में. फास्ट चलेंगे तो वो डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेंगे, अगर स्लो चलेंगे तो वो डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फास्ट चल रहे हैं, यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमें टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और टाइम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. एक टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है. तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनवर्स प्रोपोर्शन का. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन नंबर 1, following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours rupees 60, 8 hours rupees 100, 12 hours rupees 140 and 24 hours rupees 180. Check if the parking charges is directly proportional to the time. ठीक है, आपको बताने के लिए चार्जेस टाइम के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल है. मीन्स अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो क्या दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, तो देखो इस केस को मैंने ए मान लिया. तो जो चार्जेस है ये तो 4 आवर्स का है, कितना रुपये 60. तो हम एक पर आवर का निकालेंगे, 1 आवर का निकालेंगे. तो क्या करेंगे, इस टोटल की जो कॉस्ट है ये 4 आवर्स को डिवाइड कर देंगे 4 आवर्स से. तो 60 को डिवाइड करते हैं 4 से, कितना है, ₹15. तो ये 15 जो कॉस्ट है ये पर आवर की चार्ज है. मीन्स एक आवर पार्किंग करने में कितना कॉस्ट आ रही है, 15. ठीक है, अब दूसरे केस में 8 आवर्स का कितनी कॉस्ट है, ₹100. वैसे ये 8 आवर्स की हम किसकी निकालेंगे, 1 आवर की. तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 और किससे, 8 आवर से. पी किस में, 100 को डिवाइड कर दिया 8 से, कितना है, 12.50 पैसा. ठीक है, ऐसी 12 आवर्स की कॉस्ट कितनी है, पार्किंग की चार्जेस 140. इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, हमें एक आवर का चार्ज मिल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 11.67. ठीक है, ऐसी 24 आवर्स की पार्किंग चार्जेस कितनी है, 180. इसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे, हमें एक आवर की कॉस्ट मिल जाएगी. ठीक है, तो 180 को डिवाइड करेंगे 24 से, कितना आएगा, 7.50 पैसा. ठीक है, अब कैसे पता लगाएं हम कि ये जो चीज़ है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं. देखो, अगर सबका कॉस्ट 1 आवर की कॉस्ट सबकी सेम आती,
केस ए में भी अगर जो पर आर की कॉस्ट है, पर आर की कॉस्ट है 59, वही कॉस्ट अगर बी में भी आती है ₹15, वही कॉस्ट सी में भी आती है और वही कॉस्ट डी में भी आती है जो ए में है, तो हम बोलते हैं ये जो पार्किंग चार्जेस हैं ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन हमारी कॉस्ट क्या कर रही है, वेरी कर रही है। यहाँ 15 है, यहाँ 12.50 पैसा है, यहाँ 11 रुपीज़ 67 पैसा है, यहाँ पे 7 रुपीज़ 50 पैसा है। तो क्या है, चार्जेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहा है, सेम नहीं है। तो ये चार्जेस हैं पार्किंग चार्जेस, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में नहीं है, ठीक है। अगर कॉस्ट सेम आती, अगर यहाँ 15 आता तो हर जगह यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे, तो हम बोलते हैं हम ये चार्जेस क्या हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. In the following table, find the part of base that need to be added. ठीक है, क्या बोल रहे, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment, ठीक है, with 8 parts of base. एक मिक्सचर है पेंट का, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हम एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के साथ कितना मिला रहे हैं, 8 पार्ट ऑफ बेस, ठीक है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। अब बताना है इन फॉलोइंग टेबल में कितने पार्ट हम ऐड करेंगे इन रेड पिगमेंट पे। जैसे 1 पार्ट रेड पिगमेंट कितना, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में कितना बेस ऐड कर रहे हैं हम, 8 का। वैसे 4 रेड पिगमेंट में हम कितना बेस ऐड करेंगे, 7 रेड पिगमेंट में कितना बेस ऐड करेंगे, वैसे 12 रेड पिगमेंट में कितना बेस ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे 20। तो बॉक्स था, तो जो ये ऊपर वाली क्वांटिटी है याद रखना, ये है आपकी एक्स क्वांटिटी, ठीक है, और नीचे वाली क्वांटिटी आपकी सारी जो नीचे रो में है वो है आपकी वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है। तो x1 कितना है आपका 1, ऊपर वाली जो फर्स्ट रो है सारी किसकी क्वांटिटी, x की, तो ये ठीक है। फिर ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ठीक है। ये आपकी y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है। तो y1 हमें गिवन है 8, y2 हमें पता नहीं है, y3 भी अननोन है, y4 भी अननोन है, y4 भी अननोन है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें निकालना है, हमें y2 की वैल्यू निकालनी है, y3 की, y4 की, y5 की, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन है, तो हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता होता है कि क्या होता है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो x1 हमें पता है कितना है, 1 था, y1 हमें पता गिवन है कितना 8 इक्वल टू x2 हमें पता था कितना गिवन था टेबल में 4, y2 हमारे अननोन है, ठीक है। तो y2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। अब y2 कितना आएगा 32, तो y2 कितना आ गया हमारा 32, मीन्स 4 रेड पिगमेंट में कितना बेस चाहिए 32, ठीक है। तो देखो जैसे रेड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन कैसे, यहाँ पे रेड पिगमेंट की क्वांटिटी कितनी 1 थी तो बेस कितना था 8, अब यहाँ पर रेड पिगमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी 4, तो हमारा बेस कितना आ गया 32, इंक्रीज हो गया ना। अगर रेड पिगमेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है तो बेस की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। अब हम निकालेंगे y3। अब आपकी देखो चॉइस है, चाहे आप इसी फॉर्मूले से निकाल दो। देखो अब x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3 कर लो, या x1 या x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3 कर लो। क्यों, ये दो वैल्यू आपको गिवन है, तो इसकी हेल्प से चाहे आप बाकी सारी वैल्यू निकाल लो। अब जैसे हम पे ये वाली वैल्यू निकल गई, अब चाहे इन दो की हेल्प से ये वाली वैल्यू निकाल लो। अब क्या करोगे फॉर्मूले में x2 अपॉन y2, x2 अपॉन y2, ठीक है, x3 अपॉन y3, ठीक है। तो y2 आ गया हमारा 32, तो अब क्या निकाल रहे हैं हम y3, तो x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3। आप x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3 से भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। उससे भी आंसर आएगा आपका, इससे भी आएगा x2 अपॉन y2 और x3 अपॉन y3। x2 अपॉन y2 तभी लगा सकते थे क्योंकि हम पे जब y2 हमारा निकल जाएगा, जब तक y2 हमारे अननोन था तब तक हम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे x3 y3 निकालने के लिए, ठीक है। तो अब y2 हमें पता निकल, हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम वाला फॉर्मूला आएंगे x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3। x2 हमारा कितना था 4, y2 हमने कैलकुलेट करा था कितना 32, x3 हमें गिवन था टेबल में 7, y3 की वैल्यू निकालनी है, y3 ऐसी, y3 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 से, कितना हो जाएगा 4y3, और 32 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, 32 इंटू 7, और 4 आप किसके नीचे आ जाएगा इनके, 4 8 32, 8 7 जा 56, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई 56। अब देखो यहाँ पे जब रेड पिगमेंट 4 था तो बेस कितना है 32, अब रेड पिगमेंट की क्वांटिटी बढ़ गई तो बेस कितना है हमारा 56,
जैसे रेड पिगमेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है बेस भी बढ़ रहा है, तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही थी दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज हो तो यहाँ पे भी वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहाँ 8 थी अब कितनी होगी 32, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, अब y3 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है एक्स y4। अब चाहे आप x1 अपॉन y1 इक्वल टू x4 अपॉन y4 से निकाल लो वैल्यू, चाहे x2 अपॉन y2 इक्वल टू x4 अपॉन y4 से निकाल लो। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं निकाल रहा हूँ x3 अपॉन y3 और इक्वल टू x4 अपॉन y4 से। ठीक है, तो x3 हमारा कितना था 7, y3 हमारा 50, y3 हमारा कितना निकाला 56, x4 हमें गिवन था 12, y4 हमारे लिए अननोन है। ठीक है, तो वही y4 से 7 मल्टीप्लाई होगा, 56 से क्या मल्टीप्लाई होगा 12, फिर वो 7 किसके नीचे आ जाएगा इनके नीचे। 7 8 56 और 8 12 96, y4 हमारा कितना आ गया 96। ठीक है, अब जैसे ही बेस पिगमेंट हमारा बढ़ा, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे अब इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हमारा बेस कितना इंक्रीज़ हो गया 96। पहले यहाँ पे कितना था 56, यहाँ पे कितना हो गया 96। ये चीज़ इंक्रीज़ हुई तो ये वाली चीज़ भी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, अब हमें निकालना है y5। अब चाहे आप x1 अपॉन y1 इक्वल टू x5 अपॉन y5 कर लो, या x2 अपॉन y2 इक्वल टू x5 अपॉन y5 से निकाल लो, या x3 अपॉन y3 इक्वल टू x5 अपॉन y5 से निकाल लो, या x4 अपॉन y4 इक्वल टू x5 अपॉन y5 से कैलकुलेट कर लो। वो आप में ऑप्शन है, वो आप तभी निकाल सकते हो, आपको उसकी प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी तभी आप कर सकते हो। ठीक है, जब तक वो ज़्यादा इसकी वैल्यू को पता है तभी, अगर ये अननोन है तब नहीं निकाल पाओगे आप। तो x4 हमें पता है कितना है 12, y4 हमारा कितना निकाला हमने 96, x5 हमें पता है 20 और y5 कितना है y5 भी रहेगा। ठीक है, y5 भी हम मल्टीप्लाई क्रॉस 96 से क्या मल्टीप्लाई होगा 20, फिर ये 12 किसके नीचे आ जाएगा इनके, 12 8 96 और 8 इंटू 20 कितना देगा आपको 160, तो y5 कितना है हमारा 160। तो यहाँ पर रेड बेस पिगमेंट इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे रेड पिगमेंट इंक्रीज हुआ तो बेस भी कितना इंक्रीज़ हो गया 120। यहाँ पे 12 था, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ तो ये क्वांटिटी भी क्या हुई, यहाँ पे कितनी थी 96, अब कितनी हो गई 120। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हुई तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 2 इफ़ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। ठीक है, क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 75 मिलीलीटर ऑफ बेस मिलाते हैं तो बताओ कितना रेड पिगमेंट में हमें 1800 क्या है मिलीलीटर ऑफ बेस मिलाना होगा, तो कितना रेड पिगमेंट चाहिए इतने बेस को मिलाने के लिए। ठीक है, तो देखो बॉक्स पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, एक पार्ट में कितना मिलीलीटर चाहिए 75। ठीक है, अब पूछते हैं इतने बेस में कितना रेड पिगमेंट चाहिए, तो हमें x2 नहीं पता है। ठीक है, तो हमने उसको क्या मान लिया x2 मान लिया। ठीक है, हमें y1 पता है y2 पता है। ठीक है, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट नीड्स रिक्वायर्स 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, हाउ मच क्वांटिटी हाउ मच रेड पिगमेंट विल बी नीडेड फॉर 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। ठीक है, तो हमें 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस के लिए कितना रेड पिगमेंट चाहिए वो बताना है। ठीक है, तो इस बार हमें x1 दिया है, y1 दिया है, y2 दिया है, x2 नहीं दिया है। ठीक है, तो x1 इज़ 1, x2 इज़ x2, y1 इज़ 75 और y2 इज़ 1800। डायरेक्ट प्रोपोर्शन भाई, रेड पिगमेंट अगर एक रेड पिगमेंट तो बेस का पार्ट कितना है 75, यहाँ पे x2 कम है, x2 हमारे अननोन है, लेकिन यहाँ पे क्या है पार्ट ऑफ बेस यहाँ पे 70 था, यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज़ हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या जो रेड पिगमेंट का बेस रेड पिगमेंट होगा तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट वो भी क्या होगा इंक्रीज़। अगर बेस इंक्रीज़ हो रहा है तो रेड पिगमेंट का जो पार्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये किसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो x1 इज़ 1, y1 इज़ 75, x2 इज़ x2, देन y2 इज़ 1800। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, x2 75 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो x2 इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 1800 के नीचे क्या आ जाएगा 75, 75 से कैंसिल आउट करोगे सर कितना आएगा 24। तो कितने पार्ट चाहिए x2 की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 पार्ट्स चाहिए हमें, कितने रेड पिगमेंट के पार्ट रेड पिगमेंट के पार्ट चाहिए हमें किसके लिए 1800 मिलीलीटर के बेस के लिए। ठीक है, 1800 मिलीलीटर बेस में कितने पार्ट चाहिए रेड पिगमेंट के, वो है 24 पार्ट्स। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles 6 hours,
हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। क्या बोले, एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक की किसी फैक्ट्री में, वो 6 आवर्स में इतनी कोल्ड ड्रिंक की सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल फिल करती है, ठीक है, 6 आवर्स में। हाउ मैनी बॉटल्स विल फिल इट इन 5 आवर्स। तो बताओ 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल करेगी। देखो 6 आवर्स में 840। अब यहाँ पे आर क्या हो गया, आर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो ज़्यादा आर में ज़्यादा बोतल फिल हो रही है, तो कम आर में लेस आर में क्या होगी, लेस नंबर ऑफ बोतल विल फिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब 5 आवर्स है तो जो बॉटल्स का नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पे नंबर्स ऑफ आर्स थे, ज़्यादा थे तो ज़्यादा बॉटल फिल करी। यहाँ पे नंबर ऑफ आर कम हो गए तो नंबर ऑफ बॉटल फिल होंगे वो क्या हो जाएगा, कम। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। यहाँ पे एक चीज़ डिक्रीज़ हुई तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिक्रीज़। तो ये किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ऐसे पहचानना है आपको, ठीक है। सो ये x1 हो गया, आर से हमने क्या ले लिया, x1 एक्स की एक्स वेरिएबल, और बॉटल्स को हमने ले लिया वाई क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया 6 हो जाएगा आपका x1, y हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा आपका 5, y1 हो गया आपका 840, और y2 निकालना हमें कि 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल करेगी ये सॉफ्ट ड्रिंक की मशीन, ठीक है। तो x1 इज़ 6, y1 इज़ 840, x2 इज़ 5 एंड y2 इज़ y2। We know the formula of direct proportion, x1 upon y1 equal to x2 upon y2. x1 is 6, y1 is 840 equal to x2 is 5 and y2 is y2. Cross multiply 6 into y2, 6y2 and 840 into 5, ठीक है। अब वो 6 किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 1 जा 6, यहाँ कितना बचेगा 24, 6 4 जा 24 और 0, और 140 इंटू 7 देगा आपको, 140 इंटू 5 देगा आपको 700। तो y2 कितना आया, 700 बॉटल। तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल कर रहा है वो, 700, ठीक है। कितनी कर रहा है, 700। यहाँ पे आर ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ़ बॉटल ज़्यादा फिल हुई, यहाँ पे आर रिड्यूस हो गया तो नंबर ऑफ़ बॉटल्स भी क्या हो गया, रिड्यूस। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हुई तो दूसरी भी इंक्रीज़ हुई, एक चीज़ डिक्रीज़ हुई तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हुई। यहाँ पे टाइम रिड्यूस हुआ तो जो क्वांटिटी ऑफ बॉटल्स है वो भी डिक्रीज़ हो गई। यहाँ पे टाइम इंक्रीज़ था, नंबर ऑफ बॉटल्स भी क्या हुई, इंक्रीज़। क्वेश्चन नंबर 5, a photographer of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be it enlarged length, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक फोटोग्राफ है किसकी, बैक्टीरिया की, इनलार्ज करी उसे कितने टाइम्स, 50,000 टाइम्स। इतनी इनलार्ज करी कि इसको इतना इनलार्ज करा कि वो अटेन कितनी लेंथ को अटेन कर ले, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि बैक्टीरिया के जो जो क्या होते हैं, बहुत बहुत माइन्यूट नैनो होते हैं, तो आप कैसे देख सकते हो माइक्रोस्कोप, उसको उसकी इमेज को लार्ज करना है कि आप उसको विजिबल कर सको, तो कितना लार्ज करना है उसको, 50,000 टाइम्स। तो यहाँ की उसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द, बोल रहे हो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या थी, क्या एक्चुअल लेंथ रही होगी जब वो फोटोग्राफ को हमने 20,000 टाइम्स इंक्रीज़ करा, ठीक है। यहाँ पे 50,000 टाइम इंक्रीज़ करा था, उसकी लेंथ कितनी थी मिली हमें, 5 सेंटीमीटर। तब हम उसको 20,000 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी वो बतानी है हमें, ठीक है। तो लेंथ हमने मान ली x क्वांटिटी, और एनलार्ज लेंथ हमने मान ली उसकी y क्वांटिटी। तो ऊपर वाली रो होगी वो होगी सारे किस में हो गए, x1 और x2, और नीचे वाली रो में क्या होगा, y1 और y2, ठीक है। जब x की जो लेंथ इंक्रीज़ हुई कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर, तो कितने टाइम्स इनलार्ज करा था हमने से, 50,000, ठीक है। अब हमें पूछ रहे हैं जब हमने इसको 20,000 इनलार्ज करा तो x2 की वैल्यू क्या रहेगी, तब उसकी लेंथ कितनी रही होगी सेंटीमीटर में, ठीक है। 50,000 टाइम्स इनलार्ज करा, उसको बड़ा करा हमने, तब उसकी लेंथ कितनी बनी, 5 सेंटीमीटर। जब उसको हम 20,000 टाइम्स इनलार्ज करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो बताना है। तो हमें x1 दिया है, y1 गिवन है, y2 गिवन है, x2 अननोन है। देखो जब 50,000 इनलार्ज करा तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हुई। यहाँ पे क्या क्वांटिटी ज़्यादा थी, जब ज़्यादा इनलार्ज करा तो उसकी लेंथ भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। अब इसकी जो लेंथ हम इनलार्ज कर रहे हैं वो क्या है, इससे कम है। 50,000 ये कितना है, 20,000। अब जो उसकी लेंथ आएगी वो कम आएगी, ठीक है। यहाँ पे इनलार्ज ज़्यादा करा तो लेंथ हमें ज़्यादा मिली, यहाँ लेंथ हम क्या कर रहे हैं, इनलार्ज जो कम कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो भी कम आएगी। तो यहाँ पे इंक्रीज़ करी तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इंक्रीज़। यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा आंसर, जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, कम आएगी, 5 से कम, ठीक है। तो x1 हमारा 5 है, x2 हमारा x2, y1 हमारा कितना है 50,000, और y2 हमारा कितना है 20,000। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2।
x1 हमारा 5 है, y1 हमारा कितना है 50,000, x2 हमारा अननोन है और y2 हमारा कितना है 20,000। 20,000 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, x2 किससे मल्टीप्लाई होगा 50,000 से, वो 50,000 फिर किसके नीचे आ जाएगा, इनके नीचे, ठीक है। 40 से 40 कैंसिल, ऊपर बचा 2 और 5 और नीचे भी 5, 5 से 5 कैंसिल, x2 कितना आया 2 सेंटीमीटर। जब हमने इसको 20,000 टाइम्स इनलार्ज करा तो उसकी लेंथ कितनी आई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब यहाँ पे जब ज़्यादा इनलार्ज करा तो हमें ज़्यादा लेंथ मिली, जब हमने कम इनलार्ज करा तो उसकी लेंथ हमें कम मिली। तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे इंक्रीज़ करा तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ मिला हमें, यहाँ पे हमने डिक्रीज़ करा तो यहाँ पे भी क्या मिला, डिक्रीज़।